अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। इस मुल्क में आज तमाम तर जो बहस हो रही है, जिस इशू पे हो रही है, हर इशू का लेना देना एट द एंड ऑफ द डे मुतलका फोरम से होता है। चाहे आयशा गुल अली साहिबा की कंप्लेंट्स हों, मुतलका फोरम पे एड्रेस कराएं, टाइमली कराएं या नहीं कराएं, या 6263 का इस्तेमाल हो और पैनमा फैसले के हवाले से तबसरे हों, वो भी अब जो है वो पब्लिक डोमेन में जो आ चुका है फैसला, पब्लिक इसके ऊपर अपनी राय भी दे रही है। मगर इसके साथ साथ यही बात हो रही है कि क्या ये सही फोरम से आया है, क्या इसमें आइन की धज्जियां तो नहीं अड़ाई गई। आपको दो बड़ी बातें बताएंगे। एक तो सियासी मसलहत ज़्यादा अहम है या ख़ानदानी रवायात, ये पिछले 48 घंटों से ये मौजू ज़ेर बहस है। आयशा गुल अली साहिबा के इंकशाफात के बाद, एलिगेशंस के बाद वो मीडिया पे भी अभी तक आ रही हैं, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो रही है। नेचुरली बहैसियत औरत सिंपथी भी है, तशवीश भी है हम सबको, क्योंकि अगर इतने गट्स फाइनली आए या दिल जिगरा इतना बड़ा किया कि इन इश्यूज़ को मंजर आम पर लाएं, तो नेचुरली उनको सपोर्ट भी करनी चाहिए। विक्टिम शेमिंग इस मुल्क में बहुत आम सी चीज़ है, पूरी दुनिया में ये बहरहाल। हमें इस मुल्क में इस रवायत को बदलना होगा, जहनीत को बदलना होगा, मगर उसके साथ साथ ज़रूरत जो दरकार है वो उस एविडेंस की है, उन सबूतों की है जो अभी तक आयशा साहिबा मीडिया के सामने नहीं पेश कर पाई। इसके ऊपर भी बात होगी। और इससे बढ़ के आसमा जहांगीर साहिबा ने अभी आज ही एक बड़ी तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे सिस्टम के ऊपर गुफ्तो शनीद की, तबसरा किया, और उनका ये मानना था कि इस एक फैसले से जिस तरह सिस्टम एक्सपोज हुआ है, उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। अदलिया से लेके इस्टेब्लिशमेंट से लेके पार्लियामेंट के ऊपर, तमाम तर इदारों के ऊपर उन्होंने खुल के अपनी राय का इजहार किया। मैं जरा से चीदा चीदा नुकात आपके सामने रख देती हूँ हर इदारे के हवाले से। आसमा बीबी ने जो कहा, एक तो इस मुल्क के अंदर जितने सिविलियन लीडर्स और सिविलियन वज़ीर आज़म जितने लाचार और बेबस होते हैं, वो कहती हैं कि इससे पहले इतना खुल के अंदाज़ा नहीं हुआ था। उसके बाद अदलिया के ऊपर भी वो खुल के बरसी। उन्होंने कहा ऐसा गैर मुनासिब फैसला नहीं देखा कि आइन की धज्जियां उड़ा दी गई हों। उनका ये भी मानना था साथ साथ कि कोई एक केस दिखा दीजिए कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गरीबों के हकूक दिलवाए हों। मजीद उन्होंने अदलिया के बारे में कहा कि कभी इससे ज़्यादा आइन की तौहीन नहीं देखी और अब 17 लोगों को ये इख्तियार नहीं देना चाहिए और आपने इंसाफ की नशिस्त की तौहीन की है। उनका ये भी मजीद कहना था कि जब JIT की रिपोर्ट अभी आई नहीं तो एक जज ने अपना फैसला गॉडफादर से शुरू किया, जिससे तासुब की बू आती है। पूरे मामले में एस्टैब्लिशमेंट के पाँव के निशान वाज़े हैं। एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी खुल के बरसी हैं आसमा साहिबा। एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने बहुत सी बातें की। उनका ये भी मानना था कि जब जज पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगे तो उसे उसी वक्त बेंच से तो उठ जाना चाहिए, लेकिन सिसिलियन माफिया सियासतदानों को कहा गया काश कि आप असल माफिया के खिलाफ लड़ सकते हैं। आज खुल के आसमा जहांगीर साहिबा ने यह कहा है, हमें लगा कि हीरों की बोरियां निकलेंगी मगर निकला सिर्फ इकामा। उनका ये भी मानना था कि अगर फौज सियासत में आएगी तो हम बोलेंगे और आप सरहदों पे रहेंगे तो हम यकीनन आपके नगमे गाएंगे। पार्लियामेंट में दिफाई बजट क्यों नहीं ज़ेर बहस आता? आर्टिकल 184(3) के तहत गरीब लाचार अवाम के हकूक के लिए इस्तेमाल किया जाता आज तो फिर बात होती। मजीद जज साहिबान के ऊपर वो मजीद भी बोली, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, जजेस के ऊपर, जिस तरह मैं आपको कह रही हूँ। ये सारी बातें इस पे आज गौर फिक्र करेंगे, क्योंकि उनको महसूस हुआ कि इन जजेस को बहरहाल जो तनख्वाह है वो भी हम ही देते हैं, सो ये हमारा हक है कि हम सवाल उठाएं और जवाब तलब करें। हमारे आर्मी चीफ अभी जुमा 8 दिन ही रिटायर नहीं हुए थे कि उन्होंने सऊदी अरब में नौकरी ले ली, और आसमा जहांगीर साहिबा के नज़दीक इससे बड़ा कोई मसला नहीं है कि साबिक आर्मी चीफ किसी दूसरे मुल्क की नौकरी करें। नाज़रीन, ये सारे वो इस सिस्टम की पेचीदगियाँ हैं, कमजोरियां हैं जो बहरहाल मौजूद हैं, इससे कोई इंकारी नहीं हो सकता। और एक दफ़ा जब फैसला आ जाए तो वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, हर एक का राइट होता है, हक होता है उस पर तबसरा करे। मगर आज हम ये भी ज़ेर बहस लाएंगे कि आसमा जी, क्योंकि ये बयानात जिस शख्सियत की तरफ से आ रहे हैं, तो बयानात में और इन तबसरों में वजन बहुत है। कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, या किस हद तक शायद गलत रीड किया है इस इशू को। हम बात करेंगे डॉक्टर मुनज़्ज़ा हसन साहिबा से, सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ की। हमारे साथ सेनेटर सितारा यास साहिबा ANP की सीनियर रहनुमा हैं। उज़मा बुखारी साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, नून लीग से ताल्लुक़ रखती हैं। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा सीनियर मुस्लिम लीग फंक्शनल की रुकन है। तमाम तर ख़वातीन हैं, आला ओहदों पे फाइज हैं, वोकल हैं। आज बात ज़रूर करनी है हमें कि हम किधर वो लाइन ड्रॉ करें जिधर औरतों की इज्जत भी जो है वो इंश्योर हो, मगर एट द सेम टाइम कोई
एक्सप्लॉइट ना करे द फैक्ट दैट यू आर अ वुमन एंड दैट यू कैन गेट अवे विद लॉट विद एवरीथिंग। मगर स्टार्ट में आसमा साहिबा की बातों से करूंगी। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हैं और जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जस्टिस साहब आपसे आगाज़ करूंगी। जज साहब मुझे ये फरमाइएगा कि आसमा बीबी का आज ये कहना कि इससे पहले इतना बदबूदार फैसला नहीं देखा और उनका ये भी मानना कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के तहत लोगों के हकूक दिलवाने का ढोंग रचाया और अब इसे रोक देना चाहिए क्योंकि गरीबों के हकूक दिलवाए हों तो बात की जाती, और ऐसा गैर मुनासिब फैसला उन्होंने जिंदगी में नहीं देखा। आइन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। आप किस हद तक मुत्तफिक हैं? देखिए, ये खैर मैं आसमा जो है वो ज़्यादा ही इमोशनल हो गई इस पर और उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो शायद नहीं करने चाहिए थे। लेकिन जिस तरह कि आपने शुरू में कह दिया था कि एक दफ़ा ऑर्डर पास हो जाता है, जजमेंट पास हो जाती है तो वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, तो उस पर कमेंट करना कोई गलत काम नहीं है। उससे एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते हैं, इसमें बिल्कुल आपको पूरा राइट है। सिर्फ आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी जज के इंडिविजुअली किसी जज के खिलाफ बात करें, उस सूरत में फिर वो गलत हो जाता है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कहना कि फैसला बदबूदार है, ये मेरे ख्याल से मैंने कहा इमोशनल बात है, ये ज़रूरी बात है, ये तो खैर मानी हुई बात है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो 3 जजेस ने जो फैसला किया उसमें जो हालांकि मवाद तो उनके पास बेपनाह था, वो उस बेसिस पर भी ये फैसला कर सकते थे, लेकिन जो एक्चुअल फैसला जो किया उन्होंने वो सिर्फ वो अकामा या वो तनख्वाह जो उन्होंने नहीं दी, उसको रिसीवेबल एसेट्स रिसीवेबल जो इनकम थी उस पर तस्वर किया, उसको एसेट डिक्लेयर कर दिया, उस बेसिस पे कर दिया। तो मेरे ख्याल में इसकी वजह से यकीनन आमतौर से लोगों के दिल में ये पैदा होता है कि इस छोटी सी बात पे कैसे किया और क्यों किया। तो इस पे यकीनन जज साहब एक सवाल है आपसे इश्यूज के ऊपर, क्योंकि 2 बातें की हैं वाज़े तौर पे आसमा साहिबा ने। एक तो तासुब की बात की है इस बेंच के हवाले से कि फैसला देने से पहले ही जब आप गॉड फादर से आगाज करते हैं तो उधर ही आपका बायस दिखाई देता है, और दूसरी बात उन्होंने कही इस फैसले से वाज़े तौर पे एस्टैब्लिशमेंट की बू आ रही है, एस्टैब्लिशमेंट के फुटप्रिंट्स वाज़े दिखाई दे रहे हैं। आप किस हद तक मुत्तफिक हैं? जी, पहली बात तो ये कि जो गॉड फादर वगैरह की बात है, देखिए वो खोसा साहब जो हैं, हर जज का अपना स्टाइल होता है और खोसा साहब का स्टाइल हमेशा से ये रहा है कि वो कुछ लिटरेरी अंदाज की जजमेंट देते हैं। आपको याद होगा वो जब यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ जजमेंट आई थी तो उन्होंने उसमें खलील जिब्रान की पूरी पोएम डाल दी थी उसके अंदर। तो उनका ये स्टाइल है, तो हर जज का अपना स्टाइल होता है। उनका ये स्टाइल है कि वो किताबों का रेफरेंस देते हैं। उन्होंने अपनी जजमेंट में मर्चेंट ऑफ वेनिस को भी कोट किया है, आपने देखा होगा उसमें शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस से उन्होंने कोट किया है। तो उनका स्टाइल है। तो ये But you think that does not necessarily translate into bias? नहीं, नॉट एट ऑल। ये जस्ट टू से दैट गॉड फादर को कोट करने के मतलब ये तो नहीं कि वो उनको आपने गॉड फादर कह दिया। मेरे ख्याल में ये जस्ट बी स्ट्रेचिंग इट टू फार, ये तो कोई बात नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अब 17 लोगों को ये इख्तियार ना दें कि वो आई मीन कि इतना ज्यादा इख्तियार, इतनी ज्यादा पावर 17 लोगों के पास महदूद नहीं होनी चाहिए। यू आर अ जज, डू यू एग्री? देखिए, मैं तो कभी भी इस फेवर में नहीं था कि इस पिटिशन को एक्सेप्ट करें। जब ये शुरू में फाइल हुई थी पिटिशन, तो मेरा तो व्यू यही था कि सुप्रीम कोर्ट को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए इस पिटिशन को, और उनको जैसे उन्होंने किया शुरू में, आपको याद होगा जब रजिस्ट्रार के सामने ये गई थी तो रजिस्ट्रार ने उसको रिजेक्ट कर दिया ये कह के कि ये फ्रिवलेस पिटिशन है, लेकिन बाद में फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया। मेरे ख्याल में चूंकि उस जमाने में उन्होंने वो इस्लामाबाद पे हमला हो रहा था, ये क्या हो रहा था, मार्च हो रही थी, तो वो कंफ्यूजन केओस फैल रहा था, तो शायद उन्होंने एज ए मैटर ऑफ एक्सपीरियंस ही समझा होगा कि मामला डिफ्यूज हो जाएगा अगर हम इसको सुनना शुरू करेंगे। उनको शायद मालूम नहीं था कि किस हद तक ये पहुंच जाएगा केस, तो इस वजह से उन्होंने कर लिया। लेकिन मेरा तो व्यू यही है कि इस तरह की पिटिशंस को सुप्रीम कोर्ट को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए, उनको इसमें हाथ डालना ही नहीं चाहिए। उनका काम ये है ही नहीं, ये काम पार्लियामेंट का है। इट इज नॉट फॉर द जुडिशरी टू डिसाइड ऑल दीज थिंग्स। एंड सर, आपसे आखिरी सवाल ये कि आपको लगता है कि इस इदारे ने 184 के तहत अदालत उज़्मा ने कभी भी गरीबों को रिलीफ नहीं दी, और जिस तरह वो कहती हैं अब ये ढोंग रचाना बंद कर दीजिए, आप इत्तेफाक करते हैं कि बाकी कभी गरीबों को रिलीफ नहीं मिली?
मुफाद आमा में ये केस सुना गया। नहीं, ये तो कई दफा रिलीफ मिले हैं गरीबों को। मैं जानता हूँ बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें कई औरतों बेचारों को उनको घर से मार के भगा दिया गया था, और वो ऑनर किलिंग वाले केसेस, एक्सक्रीम केसेस भी नोटिस लिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। 184(3) में उनको रिलीफ दिया उन्होंने। और अभी भी रिसेंटली हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस साहब जो हैं, इन्होंने कई 2-3-4 ऐसी नोटिस दी हैं। मसलन वो एक लड़की जो जिसको नौकर रखा हुआ था घर पे, उसको इल ट्रीटमेंट किया जा रहा था, और बहुत सी चीजें उससे नोटिस लिए। रिलीफ यकीनन मिलता है, लेकिन चूंकि वो इतनी उसकी मीडिया में इतनी उसकी वैल्यू नहीं होती, तो इतनी आप उसके मुताबिक सुनते नहीं है। लेकिन अगर वजीर आजम को निकाला जाता है तो सारी दुनिया सुनती है। सो लास्टली सर, आपने बस हाँ में ना में जवाब देना है, देन आई विल थैंक यू। आपको लगता है गैर मुनासिब फैसला था या नहीं था? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगता, रिव्यू हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जस्टिस राय शाइक उस्मानी साहब थे, वेरी हाईली रिस्पेक्टेड इन द जुडिशल कम्युनिटी। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद शुएब साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, आपके इदारे के हवाले से भी बड़े तबसरे आए हैं। इस फैसले से वाज़े एस्टैब्लिशमेंट के फुटप्रिंट्स भी दिखाई दे रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट की बू भी आ रही है। जी, पहले जो शाहिद उस्मानी साहब ने बातें की हैं, मैं उसमें सिर्फ 2 चीजों से डिसएग्री करता हूँ, बाकी तो सारी बातें ठीक हैं। वो फरमा रहे थे कि ये ऐसी चीजें पार्लियामेंट में हल होनी चाहिए थी। जी, जहाँ फौजदारी मुकदमात होते हैं, किसी ने कत्ल कर दिया, किसी ने कोई अगवा कर लिया, किसी ने पाकिस्तान ताजीरात के तहत फंड्स गबन कर लिए, वो सारे मुकदमात जो हैं वो लाजमन पार्लियामेंट हल नहीं कर सकती, उसके पास मैकेनिज्म नहीं है। ये कानूनी मसले हैं और ये अदालतों में जाते हैं। अगर नैब में चला जाए केस, वो भी बिलाखिर अदालत में लेके आते हैं तहकीकात के बाद। तो एक तो उसका किस्सा ये है। दूसरी बात ये है कि जब अदारे बर्बाद कर दिए जाएं, ना हर अदारे में एक जफर इजाजी बिठा दिया जाए और अंदर अपने टाउस बिठा दिए जाएं जो इंक्वायरी न चलने दें, FIA गारत हो गया, नैब गारत हो गया, उसके फाते पढ़ लिए, तो पाकिस्तान की आवाम को अदालत में जाने का भी उससे वापस ले लिए जाए, किधर जाए वो? बिलाखिर उनके लिए कोई दरवाजा तो खुला होना चाहिए। पार्लियामेंट तो एग्री ना करे सिर्फ इस बात पे भी कि TORs बन जाएं, और अवाम जलीलो खार होते रहे, उनका पैसा लुटता रहे। क्या हमने वोट दे के कुत्ते को हाथ लगा दिया कि अब दोबारा हम पूछ नहीं सकते किसी से कि भाई तुम पैसे खा रहे हो या तुम गबन मचा रहे हो? ये तो हो नहीं सकता ना, कि आखिर कहीं तो जवाबदेही होगी। और फिर अगर अदालत के दरवाजे भी आप बंद हो गए क्योंकि आसमा साहिबा ये फरमाती है, तो इसके बाद इसका मतलब पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम, उनके लिए तो रास्ता ही ना रहा। मैं बड़ी नहीं, उनके गिले शिकवे पार्लियामेंट से भी है ना सर। वो कहते हैं इस पार्लियामेंट की बेतौकीरी की है सियासतदानों ने, बहरहाल 62-63 इससे नहीं निकाला, इसको फाल नहीं किया, इसको मुतहर्रिक नहीं किया। सो शी स्टेटेड दैट एज वेल। मैं सारी बात पे आता हूँ। देखिए, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ आसमा बहन का बहुत सारी चीजों पे, लेकिन ह्यूमन राइट्स के मामले में जिस तरह उन्होंने काम किया, क्या आज कश्मीर की ह्यूमन राइट्स पे कभी बोली है वो? हमारा दुख वो है। मगर जनरल साहब, आई रिक्वेस्ट यू कि इश्यूज पे रहें। लेट्स नॉट गेट टू उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, खिदमात का, और आपका क्या है इश्यूज। क्या पार्लियामेंट में डिफेंस बजट को जेर बहस आना चाहिए, खुल के आना चाहिए? जी सर। क्या फिर दोहराइए। मैं कह रही हूँ उनके इश्यूज जो उन्होंने हाईलाइट किए हैं, पार्लियामेंट में डिफेंस बजट को जेर बहस लाना चाहिए। उन्होंने इशू किया है असल जो लैंड माफिया है इस मुल्क का, DHA की तरफ इशारा करते हुए केस के ऊपर। आपको पता है कियानी साहब के भाई का केस है, अनरिजॉल्व्ड है आज तक। मलिक रियाज साहब का केस है, हाथ नहीं कोई डालता, तगड़े लोग हैं। फौज के जिधर केस होते हैं, मिसिंग पर्सन केस हैं। ये तगड़े फैसले तो अदलिया ने नहीं सुनाए। फिर उनका ये भी कहना है कि कल को अगर MI और ISI के बंदे हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डाल देंगे तो जज साहिबान को कैसा फील होगा? व्हाट डू दे हैव टू डू विद क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन? ये बिल्कुल लग चीज है। पहली बात ये, मुझे एक नाम दे दें कि फलां सियासतदान को करप्शन पे सजा हुई। करप्शन पे अगर एक भी सियासतदान को सजा हुई है तो मैं बिल्कुल हर बात मानने को तैयार हूं कि वाकई बड़ी सियासतदान के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। और सियासतदान इस मुल्क में बिगाड़ की जड़ है। जब आता है डिक्टेटर तो उसको भी सहारा ये देते हैं, फिर वो अगली दफा साफ होकर दूसरे के साथ मिल जाते हैं। अगर ये ना मिले, किसी डिक्टेटर की जरूरत है कि वो आगे चल सके।
वाओ सर, मुशर्रफ ने भी आज लंदन में बैठ के यही इंटरव्यू दिया है कि सियासतदानी बिगाड़ की जड़ है और मुझे तो अवाम ने बुलाया था तो मैंने शब खून मारा। तो मुझे तो 2017 में भी आप ये बात कर रहे हैं सर, तो मुझे तो गम और दुख लगा हुआ है। मगर अगर आप मुझे इजाजत दें जनरल साहब, स्टे विद मी, मैं आपको जनरल साहब मैं आपको जाने जी एक सेकंड, अगर नवाज शरीफ मुशर्रफ को ना निकालता तो मुशर्रफ ने उसको हाथ नहीं लगाना था, मुशर्रफ गलत कह रहा है। अच्छा एक सेकंड सर, एक वक्फा ले लें, मैं आपको जाने की इजाजत नहीं दे रही, आप मेरे साथ ही रहेंगे। आई नीड टू इंक्लूड माय पैनलिस्ट एज वेल। वी गोना गो ऑन अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। मेरे साथ जनरल अमजद शोएब साहब मौजूद रहिएगा। उस्मा बुखारी साहब, आपकी जानिब आती हूँ। सियासतदान ही बिगाड़ की जड़ हैं, आज ये जनरल साहब का भी कहना है। लोकल हमारे जो हमारे पास अवेलेबल है जनरल साहब, इनका भी, और जो एक बाहर बैठे हुए हैं जिनको आपने बाहर भेजा आपकी हुकूमत ने, उनका भी ये मानना है। उन्होंने एक इंटरनेशनल इंटरव्यू दिया है कि मुझे तो अवाम ने बुलाया था और बिगाड़ सियासतदान है इस मुल्क की। दैट बीइंग सेड, आपने आसमा जहांगीर साहबा की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, उनको वाज़े फुटप्रिंट्स और बू आ रही है इस फैसले, पैनामा फैसले में एस्टैब्लिशमेंट की। आई वुड लाइक योर कमेंट्स। थैंक यू मेहर, मेरी गुजारिश होगी कि सिर्फ मुझे 2-3 पॉइंट्स मेक करने की इजाज़त दीजिएगा। पहली तो बात यह है, बड़ी मोहतरम है अमजद शोएब साहब, लेकिन अभी जो उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश किया, सियासतदान को कभी सजा नहीं मिली, और मेरा उनसे सवाल यह है कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा हुकूमत तो जनरल्स ने की है। उनने कई दफ़ा आइन तोड़ा, उन्होंने कई दफा इमरजेंसीज लगाई, लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो है वो जब्त किए। उसमें से किसको सजा हुई आज तक? उसमें से किसने आज तक किसी को जवाब मिला? आपकी तो अकाउंटेबिलिटी भी अंडर द कार्पेट हो जाती है। हमें तो ये भी पता नहीं चलता कि हुआ क्या। और आपके एक वो हमें याद है NICL के अंदर भी 6 जनरल्स का केस था, और वो कितनी बड़ी अमाउंट थी, और पता नहीं चंद करोड़ रुपए की उनको जो है वो सुना हमने, एक छोटी सी खबर लगी थी कहीं। मेरी गुजारिश ये है, जब मुशर्रफ ये कहे मेहर कि मेरे आने की राह हमवार हो गई है, तो फिर सोचने पे मजबूर होता है इंसान कि क्या नवाज शरीफ जो है उसको जाने का कोई प्लान बनाया गया, तैयारी की गई कि वो चला जाए ताकि तुम्हारी राह हमवार हो जाए। सो मैं समझती हूँ कि हम जो समझते थे कि पाकिस्तान में जमहूरियत की राह हमवार हो गई है, हमने जो मारें खाई थी, हमने जो जेलें काटी थी मुशर्रफ के दौर में, वो शायद अब वो मामला दुरुस्त हो गया, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि हम वहां पहुंचे हैं। 184(3) में तो समोसे के ऊपर भी बात हुई, उसके ऊपर बोतलों पर भी बात हुई, आपको याद होगा, ये भी केसेस वहां पर आए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, एज ए लॉ स्टूडेंट, मैं आसिफ सईद खोसा साहब से मेरे उस्ताद रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मेरे लॉ कॉलेज में, मुझे उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स पढ़ाई थी, मुझे उन्होंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, जिसको वो कहा करते थे कि आप पाकिस्तान के कवानीन में अगर आपको इंटरप्रिटेशन चाहिए तो आप उसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, उसकी गैलरी की डेफिनेशन है, उसको आप देखें ना, लेकिन ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी जो है उसको आप कोट करके वजीर आजम को नाअहल करार दें, तो सवाल पैदा होता है कि आपको ये आखिर ये जो 184(3) की जो वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के केस में कह रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता, और ये 184(3) जो है इसके तहत हम नाअहल करार नहीं दे सकते। प्राइम मिनिस्टर को तो दिया गया, इसमें आप क्यों नहीं दे सकते? और ये इसकी बड़ी लिमिटेड अफेयर है। इस अभी तक कहीं पे भी मुझे ये समझ में नहीं आता, आज तक जितने पार्लियामेंटेरियन जाली डिग्री के ऊपर, एसेट डिक्लेरेशन के ऊपर, या कभी भी कहीं भी नाअहल हुए हैं, वो कभी 184(3) के तहत डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुए, बिकॉज उसके बाद महर अपील की गुंजाइश नहीं है। अब ये जो कुछ होने जा रहा है कि आपने अगर हर काम खुद करना है तो सजा भी आप उसी वक्त खुद सुना लेते ना, नाअहल तो आपने कर दिया था। ये बातें इतनी सिंपल नहीं है। जब जो टैक्स नहीं देते वकील हजरात और उनको आप जज लगा देते हैं, और जो जज PCO के तहत हलफ लेते हैं वो कल को मुझे, सादिक और अमीन डिक्लेयर करेंगे, मेरा सवाल तो पैदा होता है। मुझे तो फिर पूछना पड़ेगा कि सादिक और अमीन फिर इस मुल्क में सबसे ज्यादा तो उन लोगों को होना चाहिए जो इस मुल्क की हिफाजत करते हैं और जो इस मुल्क में फैसले, जिनके पास इंसाफ का तराजू है, उनके ऊपर भी सादिक और अमीन क्यों नहीं एप्लीकेबल हो सकता? ये सवालात हैं जिनके जवाबात हमें चाहिए। जनरल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था, देखिए पहली बात यह है, हमें ध्यान में रखना चाहिए, पार्लियामेंट हमारा बहुत मोहतरम अदारा है, लेकिन इसका मसला सबसे बड़ा ये है कि इसको बेतौकीर किया है मियां नवाज शरीफ साहब ने और इमरान खान ने, जो कभी गए ही नहीं वहां, जाते ही नहीं। और फिर इसमें आधे मेंबर वो बैठे हुए हैं जो कभी बोलते ही नहीं, उनकी खांसी की भी आवाज हमने कभी नहीं सुनी, उनको खांसी कभी आ जाए। और उसके साथ साथ जो मैंने पॉलिटिशियंस का कहा था, जिसकी हुकूमत होती है जिस जमाने में, वो पहले हालात इतने बिगाड़ता है कि माशाल्लाह लगते रहे, और फिर उसमें से दूसरा जो अपोजिट ग्रुप होता है पॉलिटिशियंस का, वो उन माशाल्लाह वाले लगाने वाले डिक्टेटर की बैसाखियां बन जाता है, और ये दोनों पार्टियां बिलाखिर किसी न किसी तरह जिम्मेदार होती हैं।
उस मुसीबत की जो गले पड़ जाती है कौम के। अब इसमें मियां नवाज शरीफ साहब जब भुट्टो को फांसी दी, जो कुछ हुआ, 10 साल सबसे कंट्रोवर्शियल दौर हमारे मुल्क का जियाउल हक का है। उसके दस्ते रात मियां नवाज शरीफ साहब से 10 साल उधर ही परवरिश पाई, उधर ही पले बड़े, उधर से ही आके सारे ओहदे वसूल किए उनकी जिंदगी में। और फिर अब सबसे बुरे जो हैं वो ये लोग हो गए जिनको इस्टेब्लिशमेंट आपने कहना शुरू कर दिया। भाई क्यों उनको बैसाखियां देते हो उस वक्त? क्यों उनकी गोदों में जाके बैठते हो? उनको अदालतों के जरिए घसीटो, क्यों डिक्टेटर सामने आए? अदालतों के जरिए घसीटो कितने मासूम आपने तजवीज दे दी है। अदालत के अंदर जब जाते हैं सर, इसी सिविलियन गवर्नमेंट्स की टांगे हिला दी जाती हैं पैगामात ऐसे भेज के। क्यों लगता है आपको कि मुशर्रफ साहब को सर्टिफिकेट दे के बाहर भेजा है? नहीं सर, ये पब्लिक बयानिया के लिए तो आपका सही है, मगर आपको पता है हकीकत ये नहीं है। जमहूरियत अभी भी कमजोर है सर, अभी भी वल्नरेबल है। मेरी बात सुनो पहले, जब मुशर्रफ को निकाला गया है, क्या यहाँ एजुकेशन करके लोगों ने नहीं निकाला उसको? पहले क्यों नहीं कर सकते ये काम? बताइए, जवाब दीजिए। मुझे देखिए, आपके खिलाफ, मुशर्रफ के खिलाफ सारी दुनिया उठी, यहाँ पे उसको जाना पड़ा। ये पहले क्यों नहीं होते थे? जब शुरू में उसने मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, किधर थे ये सारे लोग? चौधरी बरादर और दूसरे जो है वो उनके साथी बने। क्यों उन्होंने 10-10, 8-8 साल हुकूमतों के मजे लिए? मैं जवाब देना चाहती हूँ। ये बात इतनी सिंपल नहीं है जितनी अमजद शुएब साहब बता रहे हैं। हर डिक्टेटर को इन्होंने बात इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। सहारा दिया है, चला अंजद साहब, आप किसी और को भी इजाजत देना, कोई और भी बात कर ले। 1-to-1 प्रोग्राम तो नहीं हो रहा ना आपके साथ, हमें भी इजाजत दे दे, हम भी कुछ बात कर ले। हम भी जाहिल से सिविलियंस हैं, हमसे भी बात सुन ले। मेरी गुजारिश आपसे सिर्फ इतनी है, ये बात इतनी सिंपल नहीं है जितनी अमजद शुएब साहब बना रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर यह है कि एक प्लान तैयार होता है कि कोई सिविलियन जो प्राइम मिनिस्टर है उसको इस मुल्क में स्ट्रांग नहीं होने देना, बिकॉज फॉरेन पॉलिसी भी हमें बनानी है, इस मुल्क की डिफेंस तो हमारे पास है ही है, और उसके बाद हम नजरिया जरूरत भी जो है वो वक्त आने पे ले लेंगे और हमारी जस्टिफिकेशन भी मिल जाएगी, और उसके बाद प्लान तैयार होता है। प्लान तैयार होने के बाद सियासतदानों पे काम होता है, और काम होने के बाद उनको किसी को ब्राइब करके, किसी को धमकी देकर उसको क्यू लीग बनवाई जाती है, और बनवाने के बाद मुशर्रफ साहब को लाके बिठा दिया जाता है। और फिर जब 2008 आता है और जब इलेक्शंस होते हैं, जब बाकी इलेक्शंस होते हैं, फिर उसके बाद मुशर्रफ को जो है वो बोरिया बिस्तर लपेट के जाना पड़ता है। लेकिन मेरा सवाल फिर यही है, अदालत हुकूमत पे छोड़ दे। अगर हुकूमत को किसी भी चीज में मतलूब नहीं है तो हुकूमत इनको रोक ले। आप खुद क्यों नहीं कह सकते हुकूमत जो है वो अदालत के हुक्म देने से जो है वो आ ही रही कि मुशर्रफ को नहीं जाना चाहिए, वो आर्टिकल 6 का मुल्ज़िम है। अपना पॉलिटिकल करियर जो है इन्होंने स्टार्ट ही जियाउल हक के साथ किया, तो क्यों ये फाइनेंस मिनिस्टर है? गलत है तो स्टैंड करते ना। कराने में इनका रोल था। देखिए, मुझे खत्म कराई, मुझे इन्होंने बेड़ा गर्क कराया उसने किया जो इस मुल्क का हुकूमत करता रहा, और उसने कख नहीं किया इस मुल्क का। या मुल्क को क्लैशनकोफ दिया, या इस मुल्क में हीरोइन दी, या इस मुल्क के अंदर जो है वो सुप्रीमेसी होती है सिविलियंस की, उसको जो है वो रोल के रख दिया। उसने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का। कोई एक काम बता दे जो किसी डिक्टेटर ने अच्छा किया इस मुल्क के अंदर। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, बिकॉज मैंने अब रैप अप भी करना है। इधर सिविलियन और आमिरों की गलतियां जो रही हैं वो बारहा रिकॉर्ड पे हैं, दोनों इतराफ से रही हैं। जिधर उधर शब खून मारा जाता है और लेजिटिमेसी गेन करने के लिए तहस नहस कर दिया जाता है सिस्टम को, वही सिस्टम के अंदर सिविलियन लीडरशिप भी मुकम्मल तौर पर रिफॉर्म्स और गवर्नेंस पे तवज्जो नहीं देती जो देनी चाहिए। मगर मेरा एक सवाल आपसे, और फिर मैंने आना है पीटीआई के ऊपर कि कल को क्यों माना जाए ये किंग्स पार्टी नहीं है आज की। मगर उससे पहले मुझे उस्मा साहिबा बताइए, अब आपके पास अभी भी 2018 से पहले वक्त है, क्या आपको लगता है आज आपको नदामत है 62-63 ना निकालने पे जब 18वीं तरमीम की गई थी? क्या आज इन शिकों को निकालने के लिए आप कोई पहल करेंगे, या पहले आप चाहते हैं कि मजीद और सर कलम हो तो बात की जाए? नहीं, देखिए महर, मैं समझती हूँ कि अब जो एक राय डेवलप हो गई है पूरे मुल्क के अंदर, ये जो बहस हो रही है ये अच्छी बात है। मुझे ये समझ में नहीं आता टैबू क्यों बन जाती है मुख्तलिफ चीजें हमारे मुल्क के अंदर कि हम उस पर बात नहीं कर सकते। सिर्फ 62-63 नहीं, बहुत सारी चीजों पर इस वक्त जो है वो काम करने की जरूरत है। और मैं समझती हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अक्रॉस द बोर्ड, अगर ये जो आज सब लोग कमेंट कर रहे हैं ना बैठ के, मुझे बड़ी हैरत है। डॉक्टर मुनज़्ज़ा साहिबा ने बड़े आसानी से कह दिया वो हम बना रहे थे TOR, तो उसके बाद वो जो है हमें अदालत में जाना पड़ा। जी ऐसे नहीं हुआ। जरा पीपल्स पार्टी से बनाने ही नहीं चाहते थे उसमें, लेकिन मैं आपको यहाँ करेक्ट कर दूं कि हमारी आप TORs नहीं बनाना चाहते। उसके बाद अदालत जो आप कहते हैं रिक्वेस्ट की गई आपको, और फिर ये अदालत में गए, बात कुछ इस तरह से है।
ओके आई नीड टू इंक्लूड अनदर। फर्स्टली मैं इस टॉपिक को आखिरी सवाल आपके ऊपर खत्म करूंगी, और जनरल साहब मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज हमें आप किस तरह बावर करा सकते हैं, यकीन करा सकते हैं कि 2017 की किंग्स पार्टी पीटीआई नहीं है? क्या आप नहीं खेल रहे एस्टैब्लिशमेंट के हाथों? बिल्कुल हम एस्टैब्लिशमेंट के हाथों नहीं खेल रहे। देखें मेहर, हमारी अगर आप इशारे तो वाज़ेह हैं बीबी। देखिए किस चीज का इशारा है। हमारी पार्टी 21 साल पहले फॉर्म हुई और हमने कोई किसी वक्त किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जबकि इन्होंने हमें पहले इलेक्शन में उस्मा मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, आप भी सुने। नहीं, आप नहीं, महर मुझसे सवाल कर सकती है, आप नहीं सवाल कर सकती। मेरी बात सुनिए, आप अभी एंकर नहीं है, जो एंकर के सवाल का मुझे जवाब देने दे। मेरे पास भी आपके लिए बहुत से सवाल हैं। देखें, हमने अगर हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज करना होता या हमने कहीं पे किसी के साथ कोई डील करनी होती, जैसे इन्होंने ज़ियाउल हक के साथ डील की, जिस तरह पीपल्स पार्टी की डील्स करके और बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज करके एक दूसरे को बचा के इतने अरसे से निकलती आई, हम भी इस 21 साल के इस पीरियड में ये कर सकते थे। हमने एक जो स्ट्रगल की वो रूल ऑफ लॉ पर की, इंसाफ के तहत के सारे पार्लियामेंट के जरिए नहीं, पार्लियामेंट के जरिए, पार्लियामेंट को तो आपने माना ही नहीं, पार्लियामेंट को आपने वाकई नहीं माना। ये सही कह रहे हैं, पार्लियामेंट को आपने जाली करा, आपने जाली करा। हमने इलेक्शन लड़ा, क्या इलेक्शन किस लिए लड़ा जाता है? पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए इलेक्शन लड़ा जाता है। हमने 2013 का भी इलेक्शन लड़ा। देखिए हर नेशनल इशू पे, बल्कि फॉर दैट मैटर आज वज़ीर-ए-आज़म खाकान अब्बासी साहब खान साहब ने आके वहां स्पीच दी, हम वहां मौजूद रहे, इनकी अटेंडेंसेस देख लें, हमारी अटेंडेंसेस एज पार्लियामेंटेरियंस देख लें। पीटीआई ने इश्यूज पर बात की, जो पब्लिक इश्यूज पर भी बात, आवाम के इश्यूज पर भी बात की, नेशनल इश्यूज पे जॉइंट सेशन हो तो नहीं आता, तुर्की का प्रेसिडेंट आए तो नहीं आता। ये तो पाकिस्तान पे वैसे निकालते हैं, कभी कहते हैं वो जो है वो बिलों को आग लगा दो, कभी कहते हैं सिविल नाफरमानी करो, कभी 4 साल से तो एम्पायर को बुला रहे हैं। ओके मुझे अब एक और अहम इशू पे आने, एक वक्फा ले लूं छोटा सा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। लीडर ऑफ द सेनेट जो है, सेनेट के चेयरमैन, वो इंटर डायलॉग की बात कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह जो है ये मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है, आपकी अदलिया जो है, आपका एग्जीक्यूटिव जो है, ये कहीं ना कहीं हम आहंगी दिखाई दे। मुशर्रफ बाहर बैठ के जो हैं वो ऐसे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं कि जिससे पूरे मुल्क को गम और गुस्सा भी है ये बातें सुन के। और हम ये देख रहे हैं कि ये सियासी क़यादत इस मुल्क की जितनी पोलराइज्ड आज है, इतनी शायद कभी पहले नहीं दिखाई दी। मैं क्विकली हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका तज्ज़िया ले लूँ। हामिद मीर साहब, आपने आज आसमा जहांगीर साहिबा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। तासुब की भी बू आई उनको ऑनरेबल बेंच से, और उनको ये भी महसूस हुआ कि फुटप्रिंट्स वाज़े दिखाई दे रहे हैं फौज के इस फैसले के जरिए। देखिए महर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आसमा जहांगीर साहिबा जो हैं उनको अपनी राय के इजहार का पूरा हक हासिल है, लेकिन जब इस मुल्क की अदलिया ने एक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के ट्रायल का हुक्म दिया और हुकूमत ने उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा कायम किया, तो उस वक्त आसमा जहांगीर साहबा, जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि जी परवेज मुशर्रफ का ट्रायल जो है वो उनका मसला नहीं है और ये इतना जरूरी नहीं है और पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है उस वक्त भी उनको इसी तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, और वो लोग जो उस वक्त कह रहे थे कि परवेज मुशर्रफ का ट्रायल ना किया जाए तो आसमा जहांगीर को उन लोगों की मुखालफत करनी चाहिए। बहरहाल उनकी राय जो है उसकी एक अपनी बैकग्राउंड है, और उसका कतई मतलब ये नहीं है कि वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप की हामी है, वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप की मुखालिफ हैं, लेकिन उस वक्त उनको उस पर स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, और पाकिस्तान से बाहर बैठकर वो जिस किस्म के इंटरव्यू दे रहे हैं, वो जो बातें कर रहे हैं, तो उससे वो पाकिस्तान में फौज के लिए और हमारे वो फौजी जवान जो मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं, उनके लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। वो एक दफा फिर अपने बयानात के जरिए पाकिस्तान में फौज के इदारे और सिविलियन के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका अपना एक मुफाद है। पहले वो कोशिश करते रहे कि मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो उनके साथ एक अलायंस में शामिल हो जाएं। उन्होंने तहरीक इंसाफ का इत्तेहादी बनने की कोशिश की, उन्होंने काफ लीग का इत्तेहादी बनने की कोशिश की, पीपल्स पार्टी के साथ पीछे बढ़ाते रहे, एनसीएम पे कब्जा करने की कोशिश की।
جب ان کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، کسی سیاسی جماعت نے ان کو اپنا اتحادی بنانے سے انکار کر دیا، تو اب وہ پاکستان میں تمام سویلینز جو ہیں ان کو ڈسکریڈٹ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، حالانکہ پاکستان جو ہے وہ سویلینز نے بنایا. پاکستان سیاسی اور جمہوری عمل کی پیداوار ہے. پاکستان کسی ملٹری ڈکٹیٹر نے نہیں بنایا. اور میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ملٹری ڈکٹیٹر جو ہے اس کی ہرزہ سرائی کا جواب دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں. فوج کا اپنا ایک علیحدہ کردار ہے پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے. پاکستان کی سلامتی کے لیے فوج کا جو کردار ہے اس کی ہم تحسین کرتے ہیں. لیکن پاکستان کی سیاست میں فوج جب مداخلت کرتی ہے، اور پرویز مشرف صاحب جب بی بی سی کو انٹرویو کے ذریعے کہیں گے کہ آمروں نے پاکستان بنایا اور سویلینز نے بگاڑا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی جو نظریاتی بنیادیں ہیں ان کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ایک دفعہ پھر پاکستان کے آئین کی نفی کر رہے ہیں. وہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے جو نظریات ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. بالکل پرویز مشرف صاحب کا منہ بند کروانے کی ضرورت ہے. نصرت سار عباسی صاحبہ جس ڈسکریڈٹنگ ٹول کا ذکر کر رہے تھے ابھی میر صاحب، کیا آپ عائشہ گل الہی صاحبہ کی پوری ایلیگیشنز اور پورا ایک جو پورا سچویشن ہے، گیون جو کرنٹ سچویشن ہے، اس کو ایز اے ڈسکریڈٹنگ ٹول دیکھ رہی ہیں عائشہ گل الہی صاحبہ کو، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی اس کی تفتیش ہونی چاہیے اور یہ بہت بڑا ایک جینوئن ایشو محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ And I say this because you have also been at the receiving end. میڈیا انہوں نے یہ سارا اپنا جو بھی ان کو ریزرویشن تھی اور جو انہوں نے اپنی پوائنٹ آف ویو رکھا، تو دیکھیے اس وقت تو واقعی میں بہت تمام پاکستان کی خواتین کو ایک دھچکا سا لگ رہا تھا، اور ہم لوگ سب کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی پارٹی میں کسی بھی خاتون کو اس طرح کا اگر بیہیویئر فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہم سب خواتین ایک ہو جاتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو. اور اگر ایسا ہوگا تو تمام خواتین جو بولڈلی اپنے پارٹیز میں اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی ڈیمیج ہوتا ہے. بیوی عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے. اسٹار پلس یا ہم ٹی وی کے ڈرامے نہیں ہیں، یہ واقعہ آپ پارلیمنٹ میں بھی دیکھ لیں. ٹریکٹر ٹرالی بلایا جائے شیرین مزاری کو تو ہر کوئی، ساری عورتیں ایک سائڈ پہ جماعتوں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، کوئی کسی کی حمایت نہیں کرتا. آج بھی اگر عائشہ گل الہی نے آواز اٹھائی ہے، پی ٹی آئی کی ایک عورت نہیں اٹھی کہ یار انکوائری تو کر لو، ایک دم بالکل ریاکشن دیا کہ نو نیڈ فار انکوائری. ہاں، انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر آپ خود سوچئے کہ پھر ہم جیسی خواتین جن کے ساتھ تو ساری دنیا نے دیکھا کہ جو کچھ ہوا، اور وہ تو اس کو کسی انویسٹیگیشن کی یا ثبوت کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو لائیو ایک چیز چلی. تو اگر خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ کوئی خاتون کھڑی ہوتی ہے اور وہ اپنے لیے اوکے نہیں، مگر میرا بیکاز ایک سیکنڈ لارجر ایشو سے آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا کہ عائشہ گل الہی صاحبہ کے اپنے بیانات میں بھی بہت تضادات ہیں؟ جی، جیسے کہ میں نے مختلف انٹرویوز میں ان کو دیکھا، جس طریقے سے کوسچننگ کی، اور خاص طور پر جو اے آر وائی پہ کاشف صاحب کا جو انٹرویو تھا، اس میں جو کچھ میں نے پورا انٹرویو دیکھا تھا، انہوں نے بہت تحمل سے، اتنے پیار سے اور طریقے سے ان سے پوچھا تھا ایک ایک چیز کے کس طریقے سے اگر کہیں بھی اگر وہ ہے تو آپ ہمیں بتا دیں، اور آپ نے اگر میڈیا کو ہی منتخب کیا ہے تو پھر کیوں نہیں میڈیا پر ہی وہ چیز لائیں، ورنہ تو لیگل فورم تو ہیں تو پھر جاتے ہی سیدھا لیگل فورم پہ پھر میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے تھا. تو یہ ساری چیزیں جس پر تھوڑا بہت اب ہمیں بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہو رہی کہ اگر ایسی بات ہے تو خدارا یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، کسی بھی لیڈرشپ پر اس طرح کے الزامات لگ جائیں. نصرت صاحبہ بہت شکریہ. انکوائری کی ضرورت ہے. بالکل ہے، میرے خیال سے یہ بہت بڑا ایلیگیشن ہے، آپ ایک لیڈر پہ لگا رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کیوں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے. آئی تھنک اگر نہیں ہے کوئی چیز تو شی شوڈ بی پنشڈ. اس کو پنش، دیکھیں کل کسی کو جرت نہیں ہوگی، ایک عورت کیسے اٹھ کے اتنے بڑے ایلیگیشن اگر لگاتی ہے، بہت دل جگرا. اور ہمارے معاشرے میں اب آپ آج کل سوشل میڈیا دیکھیں، مگر تین چار سوال تو اٹھے نا. 4 سال خاندانی روایات، میں مانتی ہوں، میں یہ ساری چیزیں مانتی ہوں، لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس نے ایلیگیشن لگائی تو انکوائری ہونی چاہیے. دیکھیں I just want to add one thing. As a woman, as a parliamentarian, ہم بھی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، کیوں انکوائری؟ میں بالکل وہ یہ کسی پارٹی کے لیے بات نہیں کر رہی ہوں، یا میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہی ہوں، لیکن اگر انویسٹیگیشن ہوگی تو ایک صاف امیج آ جائے گا، چاہے وہ ان کے لیڈر کا جو باقی وکٹم بھی ہوں یا دیکھیں وہ ابھی حوصلہ نہیں ہے، یہ اس کو دبا رہے ہیں ہم لوگ. ہمیں دبانا نہیں چاہیے اس کو. Let it be investigated. میرے خیال سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. شو کاز
नोटिस उनको पार्टी ने भेजा है। शो कॉज का क्या मकसद होता है कि वो आके एक्सप्लेन करें। सुन ले, आप देखें, इसलिए भेजा जाता है कि पार्टी के अंदर वो विमेन विंग का हिस्सा थी। विमेन विंग के हिस्सा होने की वजह से उनको रिजर्व सीट दी गई। जब एक विमेन विंग एग्जिस्ट करता है, मैं विमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ, वो रोज मेरे सामने आके बैठती थी, पार्लियामेंट्री पार्टी के मीटिंग्स अटेंड करती थी, वहां पर आती थी, नाम उनका दिया गया था रिजर्व सीट पे, तो एक फोरम मौजूद था। उन्होंने इन 4 सालों में एक दफा कंप्लेंट नहीं की। अब जब वो 2013 की बात कर रही हैं, मेहर ये जो फैक्ट्स है ना, इनको क्लियर के जरूर इंक्वायरी अगर खवातीन चाहती हैं, और कॉकस ने भी इसको इशू को उठाया है, लेकिन कॉकस को भी ये सोचना चाहिए कि जब पार्लियामेंट के फ्लोर पे खवातीन के साथ बदतमीजी की जाती है, नाज़िबा, तो उस वक्त सबको इकट्ठा होना चाहिए था। तो बात ये है कि जिस एक सेकेंड उस्मा, लेट मी कंप्लीट, जब वो जिस टाइम की वो एलिगेशन लगा रही हैं, खान साहब उस वक्त ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन गिर गए थे, आपको याद होगा, और वो हॉस्पिटल में मौजूद थे। खान साहब इनको जानते भी नहीं थे, और ये वो खातून थी जिस वक्त जिस टाइम की ये बातें कर रही है। ये देखिए, इंक्वायरी रिपोर्ट से जरूर निकलना चाहिए। जी, मेरी गुजारिश ये है कि ये आम बात नहीं है जो पार्लियामेंट में हाउस के अंदर होती है। मैंने तो उसको मेरी पार्टी की तरफ से हुई थी, मैं तब भी मजम्मत की थी। ये बात 2 लोगों के बीच में है। मुझे समझ में नहीं आता कि बाकी सारे गवाह किस चीज के हैं। जिसने मैसेज भेजा, जिसने रिसीव किया, ये 2 लोगों के बीच के बात है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि उसको तो बुला के पूछ रहे हैं। और मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है मेरी मेहर कि आयशा गुललई आधा सच बोल रही है, वो पूरा सच नहीं बोल रही, इसीलिए वो चीजें उसके खिलाफ जा रही है। उसको पूरा सच बोलना चाहिए अगर उसने हिम्मत की है तो। और ये जो उसको तो पूछ रहे हैं, विक्टिम को तो आप खान साहब को भी पूछें। जी सब बिल्कुल खान साहब से बिल्कुल खान साहब से उसी तरह पूछें जिस तरह नून लीग ने मनी ट्रेल का अपनी क़यादत से पूछा था, बिल्कुल उसी तरह। आज के लिए इतना ही, सिर्फ इतना कहूंगी कि मेरा दिल नहीं मानता कि किसी को भी विक्टिम शेम करना चाहिए, लेकिन अगर आधा सच है जिस तरह उज़मा बुखारी साहिबा कह रही हैं, या कहीं भी गलत बयानी कर रही हैं गुललई साहिबा, तो उनको अंदाजा नहीं है खवातीन के हकूक के हवाले से और हरासमेंट एट वर्क प्लेस के इशू के ऊपर वो कितनी बड़ी डिससर्विस कर रही हैं इस मुल्क की। इफ शी इज रॉन्ग और स्टेटिंग एनीथिंग, मिसस्टेटिंग एनीथिंग एट एनी लेवल। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।